हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा सर आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्वामी सर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे आयत की। और आयत के इस वीडियो में मैं बता दूं आपको पहले थ्योरेटिकल बातें, फिर उसका क्षेत्रफल परिमाप और फिर उसके क्वेश्चंस आज इस वीडियो में डिस्कस होने वाले हैं। तो वीडियो स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखना, पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना। तो चलिए हम बात करते हैं आयत की। आयत की डेफिनेशन आप सबको पता है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती हैं। एक ऐसा चतुर्भुज ABCD जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती हैं। AB बराबर है DC के, BC बराबर है AD के, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री यानी समकोण होते हैं। प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। ये वाली डेफिनेशन तो आप सबको पता होगी। तो चलिए इस बात को मैं लिख देता हूँ। पहला पॉइंट कि एक ऐसा कोऑर्डिनेटर, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। AB बराबर है DC के, दूसरा AD बराबर है BC के। दोनों भुजा समांतर होगी, बराबर होगी, और साथ ही क्या बोला कि वो पैरेलल भी होती हैं। अर्थात आप बोलोगे AD समानांतर है BC के और दूसरा AB समानांतर है DC के। तो आप ये कह सकते हो कि सर भुजा AB को मैं लंबाई मानता हूं जिसको L से डिनोट कर दिया, और BC को मैं चौड़ाई मानता हूं जिसको B से डिनोट कर दिया। तो आप मुझे बताइए, जब इस भुजा को L माना है तो ये भी L होगी, ये B होगी। आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण समकोण। तो दूसरा पॉइंट, इसी पॉइंट में आप लिख सकते हो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, और वो होता है समकोण यानी 90 डिग्री। बात समझ में आ गई होगी। पॉइंट नंबर दूसरे की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, और उसका पहला हम बात करेंगे इसके विकिरणों की, इसके डायगोनल की। तो मैं पहली बात बता दूं आपको, इसके दोनों विकिरण बराबर माप के होते हैं। दोनों विकिरण बराबर माप के होते हैं, अर्थात दोनों विकिरण बराबर लंबाई के होते हैं, और दोनों विकिरण जिस बिंदु को काटते हैं उसको मैंने डिनोट कर दिया O से। तो एक बात बताइए, पहला पॉइंट बोला कि दोनों विकिरण बराबर लंबाई के होते हैं। दोनों विकिरण समान लंबाई के होते हैं। अर्थात मैं कह दूं पहला विकिरण यदि D1 है और दूसरा विकिरण यदि D2 है, तो आप क्या कहोगे कि D1 बराबर होगा D2 के। D1 बराबर होगा किसके? D2 के। दूसरा पॉइंट, इसी में दूसरे का दूसरा पॉइंट देखना, क्या विकिरण समान लंबाई के होते हैं तथा आप क्या बोलोगे, विकिरण समद्विभाजित करते हैं। विकिरण समद्विभाजित करते हैं। मैं समझाऊंगा कैसे समद्विभाजित करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा मैंने कि विकिरण बराबर लंबाई के होते हैं और ये समद्विभाजित भी करते हैं। जब A से O से C, अर्थात ये वाली डिस्टेंस आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ऐसे ही O से लेकर D तक की और O से लेकर B तक की डिस्टेंस भी आपस में क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। विकिरण समद्विभाजित करते हैं। तो एक बात बताइए दोस्तों, जब विकिरण समद्विभाजित करते हैं, दोनों विकिरण बराबर लंबाई के हैं, तो क्या इस बिंदु O को मैं आयत का मध्य बिंदु कह सकता हूँ, अर्थात मिड पॉइंट हो सकता है? तो आप क्या बोलोगे, विकिरण समद्विभाजित है जहां O मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु होगा। बात समझ में आ गई होगी। मध्य बिंदु होगा, ये वाली बात भी सही है। अब एक बात और बताता हूं जो इसके लिए लागू नहीं होती, कि इसके दोनों विकिरण परपेंडिकुलर, अर्थात दोनों विकिरण लंबवत नहीं होते हैं। लंबवत का मतलब एक रेखा ये खींच रहे हो, दूसरी इस पे ये आ रही है, कितने डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों, 90 डिग्री। क्या दोनों विकिरण एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद करते हैं तो वहां पे 90 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो आप यही बात लिखोगे कि दोनों विकिरण लंबवत नहीं होते हैं। लंबवत नहीं होते हैं। अर्थात मैं आपको बता दूं कि जो D1 विकिरण था वो परपेंडिकुलर नहीं था D2 विकिरण के। ये वाला चिन्ह, भाई ये वाला चिन्ह होता है लंबवत का, मैंने क्रॉस करा तो ये लंबवत नहीं है। तो आप क्या कह रहे हो कि D1 परपेंडिकुलर नहीं है D2 के। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब तीसरा पॉइंट और देखते हैं। जो
AC और BD आपने जो दो विकिरण खींचे थे, ये दोनों विकिरण किसी भी कोण को समद्विभाजित नहीं करते हैं, अर्थात समान दो भागों में नहीं बांटते हैं। तो मैंने क्या बोला, विकिरण कोण को समद्विभाजित नहीं करते हैं, कहने का मतलब क्या कि जो कोण A है, A से आपने एक डायगोनल AC खींचा, तो ये AC क्या इस कोण को समान दो भागों में बांटा क्या, अर्थात 90 डिग्री को 45-45 बांट कर गया है क्या? नहीं, क्योंकि विकर्ण कोण को समद्विभाजित नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसकी लेंथ और इसकी जो चौड़ाई होती है वो दोनों की माप अलग अलग होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर जरूर है, लेकिन ये दोनों भुजा बराबर नहीं है, इसलिए इस कोण को ये आपस में समान दो भागों में नहीं बांटेगा। तो मैंने क्या लिखा, विकर्ण कोण को समद्विभाजित नहीं करते हैं। जब नहीं करते हैं तो एक बात और आई, यदि कोणों का समद्विभाजक खींचा जाए। अभी मैंने बोला कि विकिरण होते हैं वो समद्विभाजक नहीं होते, समद्विभाजक खींचा जाए तो क्या होगा? तो बनने वाली आकृति जब सभी चारों कोणों के समद्विभाजक खींचे जाते हैं तो एक आकृति का निर्माण होता है, और वो आकृति दोस्तों वर्ग बनती है। क्या बनती है? वर्ग बनती है। बनने वाली आकृति वर्ग बनती है। बताता हूँ कैसे, ध्यान दें। आपने एक दोबारा से रेक्टेंगल लिया, एक आयत लिया, और आयत के चारों कोणों का मैंने समद्विभाजक खींचना शुरू किया। जब चारों कोणों के समद्विभाजक खींचे, जैसे ये कोण था और ये वाला, इन चारों कोणों के समद्विभाजक आप खींचते हो तो ये वाली अक्ष आएगी। इसका खींचा तो ये वाली अक्ष आ गई, इसका खींचा तो ये वाली अक्ष आ गई, ऐसे इसका खींचा तो ये वाली अक्ष आ गई। तो जब जो सारे के सारे चारों समद्विभाजक जिस बिंदुओं से मिल रहे हैं और मिलने के बाद एक आकृति PQRS का निर्माण कर रहे हैं, तो दोस्तों ये जो PQRS बन रही है आकृति, ये दोस्तों आपकी वर्ग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वर्ग कहलाएगी। अर्थात विकर्ण कोण का समद्विभाजक नहीं होता है, लेकिन यदि कोणों का समद्विभाजक खींचूं मैं तो बनने वाली आकृति वर्ग होगी। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बात करते हैं। देखिए अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, और चौथा पॉइंट क्या होता है, ध्यान देते चलना आप लोग, कि हम एक रेक्टेंगल खींच रहे हैं, एक आयत बना रहे हैं, उस आयत का एक डायगोनल खींचा जाए, एक विकर्ण खींचा जाए, तो एक विकर्ण आयत को दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में क्या करता है दोस्तों? बांट देता है, पहला बात। और दूसरी बात करूं कि यदि उसी रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल में खींच दूं, दोनों विकर्ण में खींच दूं, तो अब आप देख रहे हो उस आयत की चार आकृतियां बन गई हैं, तो चारों आकृतियों का क्षेत्रफल समान होता है, अर्थात वो सब 1/4 पार्ट होता है। तो आप क्या समझे इस बात से कि एक विकर्ण आयत को दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करता है, और दो विकर्ण आयत को समान क्षेत्रफल वाले चार भागों में विभाजित करते हैं। जितना क्षेत्रफल इसका है उतना ही इसका, उतना ही इसका, उतना ही इसका होता है, और एक विकर्ण दो बराबर भागों में बांटता है। अगला पॉइंट देखते हैं 5वें नंबर का, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार उससे क्वेश्चन बनता है। क्या है कि आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त आकृति कह रहा है कि आयत की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो बनने वाली आकृति समचतुर्भुज कहलाती है। अर्थात कैसे कहलाती है ये बात मैं समझाता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट्स हैं जो काफ़ी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी बहुत
संभावना होती है इनकी आने की। वो कह रहा है कि आयत की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो एक समचतुर्भुज का निर्माण होता है। तो ध्यान दीजिए, मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ और आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक रेक्टेंगल था ABCD, आपने क्या किया, इसका एक डायगोनल खींचा, एक विकीर्ण खींचा, और विकीर्ण खींचते ही ये आयत दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में क्या हो गया दोस्तों, विभाजित हो गया। तो आप इस वाली बात को, लाइन थोड़ी टेढ़ी थी, AB हो गया। एक विकीर्ण आपने खींचा तो विकीर्ण खींचते ही दो भाग बन गए। तो आप मुझे बताओ, दो त्रिभुज हैं आपके पास और आपको एक मध्य बिंदु पर में भी पता होगी, जो मैं त्रिभुजों में पढ़ा चुका हूँ, क्या होती थी कि त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो मिलाने वाली अक्ष तीसरी भुजा के समानांतर होती है, वह उसकी आधी। ये 10 है तो ये 5 हो जाएगी। तो दोस्तों एक बात बताइए मुझे, यदि मैं इस AD भुजा और DC भुजा के दो पॉइंट्स मिड लेता हूँ, जो मिड पॉइंट्स दोनों हैं, वो दोनों पॉइंट लिए, एक को मैंने P बोला, एक को मैंने Q बोल दिया, और इन दोनों मिड पॉइंट्स को मैं मिला दूँ, तो मिलाने से आप एक त्रिभुज देख रहे थे ADC। क्या ऊपर वाला त्रिभुज सेम इस तरीके का है? तो आप क्या कहोगे कि जितना AC है उसका आधा कौन होगा, PQ। मैं मान लूँ ये विकीर्ण D है, ये कितना है, D, तो बताओ ये विकीर्ण D/2 हो जाएगा आधा, और AC के समानांतर कौन है, PQ, क्योंकि ये भुजा इसके समांतर होती है और इसकी आधी होती है। तो AC के समानांतर PQ हो गया, और AC D थी तो ये आधी D/2 हो गई। ऐसे ही यदि नीचे वाली जो दोनों भुजाएं हैं AB और BC, इसका मिड पॉइंट भी मैं लूँ और इन दोनों को मिला दूँ, तो यहाँ PQ ये R हो गया, ये S हो गया। SR जो भुजा बनकर आई है वो SR भुजा AC के समानांतर है तथा AC की आधी है। तो दोस्तों आप इस वाली बात को बोलोगे, सर ये D है तो ये हो गया D/2 हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका दूसरा डायगोनल खींचते हैं। दूसरा डायगोनल खींचोगे तो आपको पता है आपने B को D से मिला दिया। अब मुझे बताइए, त्रिभुज ADB एक दूसरा ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल में मैं बात करूं, इस भुजा का मध्य बिंदु ये, इस भुजा का मध्य बिंदु ये, इन दोनों को यदि मैं मिला दूं, इन दोनों को यदि मैं मिला दूं तो मिलाने से एक रेखा प्राप्त हुई PS। आप सीधा मिलाना भाई, ऐसे घुमावदार मत मिलाना आप भी। एक PS रेखा प्राप्त हुई। ये PS रेखा DB विकीर्ण के समानांतर है और उसकी आधी है। तो बताओ ये विकीर्ण यदि D था तो ये भी भाई D होगा, क्योंकि दोनों विकीर्ण सेम होते हैं। तो ये भी बताओ D/2 हो गया। ऐसे ही इसका Q को और R को मिला दे तो बताओ BD के समानांतर QR और इसकी आधी, तो ये भी D/2 हो गया। तो आपने एक आकृति बनाई है दोस्तों, ध्यान देना, PQRS एक आकृति बनी है, वो इस तरीके से बनी है। इसके बारे में मैं बोल दूं, ये PQRS है, ये भी D/2 है, ये भी D/2 है, ये भी D/2 है, ये भी D/2 है। जब चारों भुजाएं समान होती हैं तो क्या तो दोस्तों समचतुर्भुज बनता है या फिर वर्ग बनता है। तो आपका जवाब यही है, आपका क्रॉस क्वेश्चन यही है कि आपने यहाँ समचतुर्भुज क्यों बोला, आपने वर्ग क्यों नहीं बोला। क्यों? क्योंकि दोस्तों वर्ग तब बनता है जब इसके दोनों विकीर्ण AC और BD यदि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं। यदि यहाँ ये लंबवत होते, यहाँ ये लंबवत होते तो दोस्तों ये वर्ग बनता, और अभी ये दोनों लंबवत नहीं हैं तो दोस्तों ये क्या बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा। तो दोस्तों आपने क्या सीखा कि आयत का एक विकीर्ण 2 बराबर पार्ट्स, दोनों विकीर्ण 4 बराबर पार्ट्स, और आयत की सभी भुजाओं के मिड पॉइंट्स को मैं मिला दूं तो बनने वाली आकृति दोस्तों समचतुर्भुज कहलाती है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखिए। फिर बात करते हैं छठे नंबर पॉइंट की, और छठे नंबर पॉइंट में मैं बात करूंगा इसके क्षेत्रफल और इसके परिमाप के। क्षेत्रफल और परिमाप, ध्यान दीजिए दोस्तों। आप कह रहे थे एक रेक्टेंगल था आपका, रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है।
ये रेक्टेंगल था। इसके बात कर दूं मैं पैरामीटर की, पहली बात यही होती है पैरामीटर परिमाप। तो दोस्तों परिमाप मैं पहले भी बता चुका हूँ क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी, और ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी। तो आप क्या कह रहे हो, लंबाई भी 2 बार चौड़ाई भी 2 बार, तो ये वाली बात सही रहेगी। 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस के चौड़ाई। दूसरी बात करो इसके, तो ये होगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। और दोस्तों इसका क्षेत्रफल होता है आधार यानी लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ये कैसे बना, देखो आप एक बात करना, इसका एक विकिरण खींचना, विकिरण खींचने के बाद 2 त्रिभुज बन गए, दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देना, क्योंकि एक त्रिभुज का होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 1/2, 1 हो गया आधार गुना ऊंचाई। आधार लंबाई है, ऊंचाई चौड़ाई है, तो बताओ लंबाई गुना चौड़ाई उसका क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल और भी पूछा जाता है, वो कैसे, जब इसके दोनों डायगोनल आपको दे रखे हैं, दोनों विकिरण आपको दे रखे हैं, और दोनों विकिरणों के बीच में यदि थीटा एंगल है, दोनों विकिरणों के बीच में थीटा एंगल है, कोण है, तो आप बोलोगे 1/2 डी गुना डी, दोनों विकिरण गुना साइन थीटा। और आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बोलोगे, 1/2 डी स्क्वायर साइन थीटा। दोनों विकिरण बराबर थे तो डी सेम मान लिया। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई होगी। तीसरी बात और करता हूँ, इसके विकिरण की, इसका विकिरण पूछता है आप लोगों से, विकिरण की लंबाई, या फिर वो कैसे लैंग्वेज बोलेगा, रखी जा सकने वाली, रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई की छड़, अधिकतम लंबाई की छड़। अर्थात आप से एक बात वो पूछ रहा है कि इस आकृति, इस रेक्टेंगल में मैं सबसे अधिकतम, सबसे बड़ी साइज की कोई भी लकड़ी या कोई भी वस्तु, कोई भी लंबाई वाली वस्तु कहाँ से कहाँ रख सकता हूँ। तो आपका जवाब ये होगा कि क्या तो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये सबसे मैक्सिमम है, या फिर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो दोस्तों ये क्या होता है, उसका विकिरण होता है। तो विकिरण दोस्तों कैसे निकालते हैं, अंडरवुड लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। और ये ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये पाइथागोरस प्रमेय से बना है। यदि यहाँ 90 डिग्री एंगल है, ये कर्ण हो गया, ये लंब है, ये आधार मान लो, और पाइथागोरस होता है कर्ण का स्क्वायर प्लस, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर। अब चौथी बात करते हैं, अंतः और बाह्यवर्त, अंतः और बाह्यवर्त की त्रिज्या। भाई आपको पता है आयत के क्या तो अंदर या फिर बाहर की साइड मैं सर्किल बना दूं, वर्त बना दूं, उस वर्तों की दोनों की त्रिज्याएं आपको बतानी है, तो आप आराम से बता सकते हो। बहुत आसान सा पॉइंट है, ध्यान देना। ये एक रेक्टेंगल था, इसके अंदर आप आयत बनाओगे तो आयत यही बनेगा। और यदि एक आयत आप बाहर ले रहे हो, बड़ा वाला आयत ले रहे हो, तो इसके बाहर की तरफ यदि आप आयत बना रहे हो दोस्तों, आयत वो इस तरीके से बनेगा, ये आयत बने, बाहर वाला आयत ये बनेगा। तो क्या आप एक बात कह सकते हो, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, बात सही है। तो इस वर्त का यदि मैं व्यास खींचूं, वर्त का व्यास यही पॉइंट होगा, और वर्त का व्यास यदि मैं खींचता हूं तो वो व्यास है जो उसकी चौड़ाई की इक्वल, जितनी चौड़ाई है उतना इसका व्यास होगा। तो दोस्तों क्या ये बात सही है कि व्यास जितना है उतनी चौड़ाई होगी, जितना व्यास है उतनी क्या होगी, चौड़ाई होगी, ये बात सही है। तो जब व्यास और चौड़ाई सेम है और आपको निकालनी है त्रिज्या, इंटरनल त्रिज्या छोटे आर से डिनोट करें, तो बताओ त्रिज्या होती है व्यास की आधी, और व्यास यानी चौड़ाई, तो आप बोल दोगे चौड़ाई का हाफ, यानी चौड़ाई का आधा ही क्या कहलाएगी दोस्तों, अंतःवर्त की त्रिज्या कहलाएगी, बात सही है। अब बाह्यवर्त की त्रिज्या की बात करता हूँ, तो बाह्यवर्त के लिए आप क्या बोलोगे, मैं इसका डायग्राम इधर बनाता हूँ दोस्तों। ये बाह्यवर्त बना दिया। तो अब एक बात बताना, ये वर्त इस आयत को उसके शीर्षों पर छू रहा है और आपको इसका व्यास खींचना है। तो व्यास भाई इसका विकिरण, यदि विकिरण को मैं मिला दूं तो इस वर्त के लिए ये क्या बन गया, व्यास बन गया। तो दोस्तों आप एक बात कह सकते हो कि इसका जो विकिरण है, इसका जो विकिरण है वही क्या है, वर्त का व्यास।
इसका जो विकीर्ण है वो ही वृत्त का क्या है, व्यास। तो बताओ इसकी जो आर निकालोगे तो आर के लिए आप क्या करोगे कि सर त्रिज्या होगी जो व्यास की आधी होती है, और व्यास यहाँ कौन है, विकीर्ण। तो बताओ विकीर्ण का आधा मैं कर दूं, विकीर्ण का आधा कर दूं तो वो बाह्य वर्त की क्या बन जाएगी दोस्तों, त्रिज्या बन जाएगी। यहाँ से क्या सीखा, क्षेत्रफल, परिमाप, विकीर्ण और अंतः बाह्य वर्त की त्रिज्या। अंतः तो ये होगी आपकी रेडियस आर, ये इसकी चौड़ाई की आधी हो जाएगी, ये विकीर्ण का आधा। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करते हैं। ये बात है दोस्तों रास्ते की, अंदर की साइड और बाहर रास्ता। दोस्तों इसके सूत्र चलते हैं, आप किताबी सूत्रों पर ना जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं आपको डायरेक्टली निकालना सिखाता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे रास्ते का। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक आपका रेक्टेंगल था कोई भी, जिसकी लंबाई थी 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई थी 6 सेंटीमीटर। मैंने क्या किया, इसके अंदर की साइड 1 सेंटीमीटर चौड़ा, आप इस साइड से 1 सेंटीमीटर छोड़ते हो, इस साइड से भी 1 सेंटीमीटर छोड़ते हो, इस साइड से भी 1, इस साइड से भी 1, तो आपका जो रास्ता बनेगा वो दोस्तों रास्ता इस तरीके से बन जाएगा। 1-1 सेंटीमीटर छोड़ा तो आप यही जगह बोलोगे। तो बताओ क्या जो कलर्ड भाग है ये वाला आपका रास्ता कहलाएगा, ये वाला आपका रास्ता। इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, तो कुछ भी नहीं करना, जब चाहे अंदर की तरफ रास्ता हो चाहे बाहर की तरफ रास्ता हो, तो रास्ते का क्षेत्रफल आप लोग निकालो, रास्ते का क्षेत्रफल आप लोग निकालो। तो एक काम करना, क्या बड़ी आकृति में से छोटी आकृति का क्षेत्रफल घटा देना, छोटी आकृति का क्षेत्रफल घटा देना। आप बोलो क्यों घटा दें, क्योंकि एक बात बताइए मुझे, ये आप इसको नामकरण करना A, B, C और D है। ये एक रेक्टेंगल था, अंदर की साइड बात करूँ तो ये हो गया P, Q, R, S, और हमें ABCD और PQRS के बीच में जो कलर्ड रेड कलर से कवर हो रहा है ये वाला पार्ट हमें चाहिए। तो दोस्तों ये वाला पार्ट कब मिले, जब आप ABCD का आयत निकालो और ABCD का क्षेत्रफल निकालो, और उस क्षेत्रफल में से आप PQRS का क्षेत्रफल जो खाली खाली भाग है वो घटा दो, तो केवल एक कलर्ड भाग बचेगा या नहीं बचेगा। तो ये बात मैंने सही बोली है कि जब भी चाहे अंदर की तरफ रास्ता बनवाए चाहे बाहर की तरफ बनवाए, आप बड़ी आकृति के क्षेत्रफल में से छोटी आकृति का क्षेत्रफल घटा दीजिए। तो सुनिए भाई, बड़ी आकृति ABCD है, बड़ी आकृति ABCD है, छोटी आकृति PQRS है, बात सही है। तो देखो ABCD का आयत है तो आप क्षेत्रफल के लिए क्या बोलोगे, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 8 चौड़ाई 6, बात सही है। माइनस बात करें PQRS, जो PQRS की बात करते हो तो क्या करोगे, ये यहाँ से यहाँ तक की टोटल 8 थी, आपने एक इधर छोड़ा 1 सेंटीमीटर इधर, एक और एक 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया, कितने में से 8 में से, तो दोस्तों ये कितना रह गया, 6 सेंटीमीटर रह गया। ऐसे एक बात बताना, ये टोटल 6 था जिसमें से एक आपने इधर एक कर एक 2 छोड़ दिया, कितने में से, 6 में से, तो ये कितना हो गया 4। तो बताओ अंदर वाली का जो विमाएं माप है वो क्या होंगी, PQRS की 6 लंबाई हो गई 4 चौड़ाई, तो आप बोलोगे 6 गुना 4। तो दोस्तों बताइए 8 सी की 48 और 6 चौका 24, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया दोस्तों, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। दिक्कत है किसी को? अब ऐसे ही यदि बाहर की तरफ होता तो भी आप सेम है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बाहर की तरफ बना रहे हो तो जो 1 और 1 था वो जुड़ जाता, इधर भी 1 और 1। जैसे मैं एक बनाए दूँ आकृति आप लोगों को, ये 6 थी, ये 4 सेंटीमीटर थी, बाहर की तरफ 2 सेंटीमीटर चौड़ा बना रहे हो आप, बाहर की साइड 2 सेंटीमीटर बना रहे हो, तो ये हो गया ABCD मान लो बाहर वाला, ये PQRS हो गया। तो आपको अंदर की माप दी है, ये 6 और ये 4। तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक का 6 है, 2 इधर 4 और बढ़ गया, 6 4 10 बन गया, किसी को दिक्कत? ऐसे ही देखो यहाँ से यहाँ तक का 4 था, 2 इधर बढ़ा, 2 इधर, 2 और 2 4 और बढ़ गया, 4 में तो ये कितना हो गया 8। दोस्तों उम्मीद है आप सॉल्व कर सकते हो। अब एक जो अलग आता है थोड़ा सा, वो क्या है, वो बात भी समझिए। देखिए वो वाला रास्तों से रिलेटेड आता है, लेकिन दोनों रास्ते इस तरीके से आकृति आप लोगों के पास मिलती है, या क्वेश्चन इस तरीके की आकृति बनाने के लिए आपको बोलता है। ABCD है एक,
और बोले कि दो रास्ते हैं 2 सेंटीमीटर, कितने भी चौड़े वो, जितनी माप बोले, 2 रास्ते हैं एक दूसरे पर लंबवत अध्यारोपित हैं, ये वाला। तो इन रास्तों का क्षेत्रफल बताइए, अर्थात आपको इस पार्ट का क्षेत्रफल बताना है, इस वाले का। तो क्या करें, एक एग्जांपल लेते हैं, सुनिएगा। मान लो ये आपका टोटल 10 सेंटीमीटर है और ये टोटल आपका 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से 2 बातें पूछी जाएंगी। पहली बात, रास्तों का क्षेत्रफल, रास्तों का क्षेत्रफल। दूसरी बात पूछी जाएगी, रास्तों को छोड़कर शेष आयत का क्षेत्रफल। तो वो बाद में बात करते हैं, पहले रास्तों की बात करें। तो मुझे बताओ, ये रास्ता जो बन रहा है, ये वाला जो मैं पेन चला रहा हूँ, ध्यान देना, इस रास्ते की लंबाई दोस्तों 10 है और मान लो रास्ते की चौड़ाई बोल रहा है 2 सेंटीमीटर की। रास्ते की लंबाई जितनी आयत की लंबाई है उतनी ही रास्ते की लंबाई होगी। और चौड़ाई की बात करूँ तो चौड़ाई कितनी होगी दोस्तों, 2। तो बताओ, जब लंबाई और चौड़ाई दोनों हैं तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो, लंबाई गुना चौड़ाई। ये आपका पहला था और ये आपका दूसरा नंबर का। तो फर्स्ट नंबर की बात कर रहे थे, तो फर्स्ट नंबर में आपने बोला 2 गुना 10। तो बताओ क्षेत्रफल कितना आया, 20। किसका, 1 नंबर रास्ते का आ गया। अब जैसे ही 2 नंबर रास्ते की बात करता हूँ तो इसकी लंबाई तो इसकी चौड़ाई के बराबर होगी। तो इसकी 8 चौड़ाई है तो इसकी चौड़ाई भी कितनी, लंबाई कितनी हो जाएगी, 8। तो आप बोलोगे 8 इसकी लंबाई, लेकिन रास्ते की चौड़ाई तो वही 2 है, तो ये 2 हो गया। तो ये हो गया 16। दोनों को पैचअप करो भाई, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये गलती हमारे से हो जाती है बहुत बार। ये वाला जो पार्ट था, ये चौकोर पार्ट, ध्यान दे एक बार, ये जो चौकोर पार्ट था, ये चौकोर पार्ट जो मैंने पेन चला के कलर करा है, क्या आपको इसके बारे में पता है? ये वाला चौकोर इस रास्ते में भी आया था और इसमें भी आया। इसका मतलब 20 में भी है और 16 में भी है, वो तो डबल बार आ गया। तो हम डबल बार नहीं काउंट करना, काउंट हमें केवल एक बार करना है। तो बताओ, इस रास्ते का क्षेत्रफल आपको, जो चौकोर बॉक्स बना था, इसका क्षेत्रफल कम करना पड़ेगा। इसकी भुजा इधर से 2 है, इधर से भी 2 है, इधर से भी 2, इधर से भी 2, और सारी भुजाएं समान हैं। तो दोस्तों वर्ग बनता है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है 2 का स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। 4 कम कर दो तो बताओ, रास्ते का हो गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिक्कत है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, शेष भाग का। तो शेष भाग का कैसे निकालें? सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकालें। 10 गुना 8 टोटल हो गया 80, और उस 80 में से रास्ता घटा दें, कितना है, 32। रास्ता 32 घटा दिया तो ये हो गया 8, और 7 में से 3 गए तो 4। बताओ शेष भाग का कितना है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों उम्मीद है रास्तों से संबंधित बातें आपको समझ में आई होंगी। अब आगे बात करते हैं। आगे ले रहे हैं अगला पॉइंट, जो भी है भाई 6, 7, 8 जो भी नंबर का है, 6 नंबर का, 7 नंबर का पॉइंट है कि एक आपने रेक्टेंगल बनाया, और यहाँ से क्वेश्चंस आज की वीडियो में भी मैं करवाऊंगा और पहले भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपकी आकृति थोड़ी सी टेढ़ी बन गई, दोबारा बना लीजिए आकृति को। ABCD एक आकृति है, एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, और आपको बोला गया कि आयत के अंदर कोई एक बिंदु स्थित है, कहीं पर भी हो सकता है वो बिंदु। ये बिंदु O अंकित था और कह रहा है इस O को यदि मैं चारों शीर्षों से मिला दूं, चारों शीर्षों से मैं मिला दूं, ध्यान दे, ये बिंदु O विकिरणों का प्रतिच्छेदी बिंदु नहीं है, ये कहीं पर भी हो सकता है। तो आपको एक बात कह रहा है कि एक आयत जिसके अंदर कोई भी एक बिंदु O स्थित है, तो आप यहाँ से क्या बात जानते हो जिससे क्वेश्चन बनता है? पहली बात कि सर OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर बराबर होगा OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट बात लिखी है मैंने, ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा जाता है। A से लेकर O का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर बराबर होगा OD का स्क्वायर प्लस OB के स्क्वायर के। बात समझ में आ गई? OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर है OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। इसका दूसरा पॉइंट वो भी काफ़ी बढ़िया है।
मान लीजिए इसका क्षेत्रफल आपके पास A1 है, इसका क्षेत्रफल आपके पास A2 है, इसका क्षेत्रफल A3 है, इसका क्षेत्रफल A4 है। मतलब चारों भाग मैंने बनाए, चारों भाग, हाँ ऐसे 4 भाग विकीर्ण में भी बने थे, लेकिन वो विकीर्णों से थे। ये बिंदु और कहीं है, विकीर्णों का प्रतिच्छेदी बिंदु नहीं है। कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर हो जाए, कहीं पर भी हो जाए। तो यहाँ आप क्या बोलोगे कि सर जो A1 प्लस A3 का जो क्षेत्रफल होगा, A1 प्लस A3 का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा A2 प्लस A4 के क्षेत्रफल के। A1 और A3 का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा A2 प्लस A4 के क्षेत्रफल के योग के बराबर। क्यों होगा, हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, ध्यान दीजिए। आप त्रिभुज AOB के बारे में जानते हो, ट्राइंगल है, ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उसकी ऊंचाई की आवश्यकता पड़ती है, आधार गुना ऊंचाई। तो एक बात बताइए, इस भुजा को मैं H1 ऊंचाई बोल दूँ तो किसी को दिक्कत है? ऐसे ही इधर यदि COD की ऊंचाई मैं यहाँ से ढाल दूँ इस पे, तो ये ऊंचाई उसकी H2 हो गई। और आपको पता है AB L है तो DC भी L होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। तो आप सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप A2 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। A2 का क्षेत्रफल निकालोगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार आप AB को ले रहे हो, AB का मतलब कितना है L गुना ऊंचाई। ऊंचाई दोस्तों कितनी है, H1 है। ऐसे ही यदि मैं A4 की बात करता हूं तो A4 के लिए भी आप बोलोगे 1/2 आधार। आधार कौन सी भुजा हो गई, DC जो L है, गुना ऊंचाई। और ऊंचाई O से लेकर यहाँ तक की, तो ये भी कितना हो गया H2। तो क्या मैं प्रश्न अनुसार A2 और A4 को जोड़ता हूँ, इन दोनों से मैं A2 प्लस A4 करता हूँ, तो आप क्या बोलोगे, ध्यान दे इधर ही कर लो। A2 प्लस A4 करते हो तो आप क्या बोलोगे दोस्तों, जोड़कर देखना, 1/2 L गुना H1 प्लस 1/2 L गुना H2। क्या दोस्तों कुछ कॉमन आया, 1/2 L कॉमन आया, H1 प्लस H2 बच गया। दोनों से L1 1/2 L कॉमन लिया तो 1/2 L H1 प्लस H2। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए यार, यहाँ से यहाँ तक का H1 है, यहाँ से यहाँ तक का H2 है, तो H1 प्लस H2 के बराबर में यहाँ से यहाँ तक का टोटल बना, तो टोटल इसके बराबर है और वो इसकी क्या है, चौड़ाई, अर्थात वो इसकी क्या है, चौड़ाई, यानी B है। क्या है, B है। तो बताओ मैं इसको लिखूँ 1/2 L गुना B, किसी को दिक्कत है? और टोटल आयत का क्षेत्रफल होगा L गुना B, जिसमें से आधा L गुना B का आधा किसका है, A2 और A4 का है, तो आधा फिर A1 और A3 का होगा। ये बात सही ही होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लीजिए स्क्रीनशॉट और चलते हैं आगे। तो बात करते हैं अगला पॉइंट 7वें की। 7वां पॉइंट क्या है कि आयत की किसी भी भुजा को आधार मानकर, किसी भी भुजा को आधार मानकर, किसी भी भुजा को आधार मानकर बनाया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या कह रहा है, किसी भी भुजा को आधार मानकर बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है। आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है, आधा बोले तो हाफ होता है। देखिए कैसे होता है, कैसे हम आधार मानकर बनाते हैं। जैसे ये वाला एक रेक्टेंगल था, इस भुजा ABCD है और मैं AB भुजा को आधार मानकर एक आयत में त्रिभुज बनाता हूँ, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो त्रिभुज आया है, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो टोटल आयत के क्षेत्रफल का आधा होगा। यानी क्या कि टोटल मान लो इसका 20 है, तो आधा तो इस त्रिभुज का बच जाएगा, आधा इन दोनों भागों का। आधा तो बच गया इस त्रिभुज का और आधा बच गया इन दोनों भागों का, क्या, क्षेत्रफल। एक्सप्लेनेशन भी करूंगा, ध्यान देना। ऐसे ही यदि आप दूसरी भुजा को आधार मानते हो,
ABCD की बात करता हूँ तो ध्यान देना, इस भुजा को आधार मानकर आपने एक ट्रायंगल खींचा, तो आप क्या बोलोगे कि बोला सर ये जो त्रिभुज बना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल टोटल आयत के क्षेत्रफल का आधा है। टोटल आयत के क्षेत्रफल का आधा कैसे? बोला जो भी क्षेत्रफल होगा उसका आधा भाग तो यहाँ होगा और आधा भाग यहाँ होगा। देखना कैसे होगा, एक बार समझने का प्रयास करते हैं। आपको पता है ये इसका लंबाई है और ये इसका चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। बात सही है? तो मुझे एक बात बताइए, ABCD में एक ABE आपने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज का इस टोटल आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ये कौन है? टोटल है भाई। टोटल में से त्रिभुज का घटा दूं, टोटल में से त्रिभुज का देखते हैं, तो त्रिभुज का आधार तो होगा लंबाई और इसकी हमें चाहिएगी ऊंचाई। क्या चाहिएगी? ऊंचाई, जो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो बताओ ये ऊंचाई जो इसे आ रही है क्या इसकी चौड़ाई के बराबर होगी? तो इसकी ऊंचाई कौन हो जाएगी दोस्तों? चौड़ाई। तो आप बोलोगे 1/2, आधार तो है लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई हो गई। तो बताओ टोटल लंबाई गुना चौड़ाई में से आधा किसका है? त्रिभुज का है, तो फिर आधा शेष भाग का होगा। ऐसे ही ये वाली भाग भी टोटल आयत के क्षेत्रफल का क्या होता है दोस्तों? आधा होता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रश्नों का। लीजिए स्क्रीनशॉट और प्रश्नों पे चलते हैं। देखिए, तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं इसके प्रश्नों की। पहला प्रश्न क्या है? ध्यान देना, पहला प्रश्न है एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं का अनुपात 5:4 है। एक आयताकार प्लॉट है जिसकी भुजाओं का अनुपात 5:4 है। भुजाओं का अनुपात है तो किसी भी चर राशि से गुना कर दीजिए, संख्या बन जाएगी। 5x और 4x है तथा इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। तो प्लाट का परिमाप निकालने के लिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चनों को बैक साइड से लेकर आइए। आपको निकालना है परिमाप, और परिमाप में लंबाई और चौड़ाई मिलेगी तो ही परिमाप ज्ञात करोगे। तो क्या आपको क्षेत्रफल दिया है और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 5x गुना 4x की वैल्यू दी है कितनी भाई? 500। सॉल्व करो, 5 चौके 20 हो गया, x स्क्वायर हो गया बराबर में 500, तो x स्क्वायर बराबर में 25, और तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 5। तो आप क्या बोलोगे? ये 4 था, गुना 5 करोगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा और ये बचम 25 हो जाएगी। भाई x की वैल्यू 5 आई है तो आप 4 को 5 से गुना करोगे तो 20 हो जाएगा और 5 को 5 से गुना करोगे तो 25 हो जाएगा। ये 25 है तो ये भी 25 है और ये 20 है तो ये भी 20 है। 20 और 20 40, 25 25 50। तो बताओ 40 + 50 टोटल कितना परिमाप हो गया दोस्तों? 90 हो गया। कितना हो गया? 90 सेंटीमीटर। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है तथा इसका परिमाप 80 है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वही बात, एक रेक्टेंगल थी, इसका जो लंबाई और चौड़ाई है ये 3x हो गया, ये 2x हो गया। मान लिया भाई इसका परिमाप है 80 मीटर और परिमाप का सूत्र आपको पता होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई होगी 3x, चौड़ाई होगी 2x का मतलब बता दिया प्रश्न ने कितना? 80। 3 और 2 5x बराबर में हो गया कितना? 40। कैसे? 2 गुना में थे, उधर गए भाग में तो 40 हो गए। x की वैल्यू 5 8 है 40, तो x 8 आया है। आगे क्या पूछ रहा है कि इसकी चौड़ाई क्या होगी? चौड़ाई ये है, ये लंबाई, ये चौड़ाई। 2x और x की वैल्यू 8 है तो 8 गुना 2 कितना हो गया दोस्तों? 16 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, किसी आयत की बढ़िया क्वेश्चन है थोड़ा सा। कह रहा है किसी आयत की लंबाई तथा उसका परिमाप, लंबाई और जो परिमाप है उसमें क्या रेशियो है भाई? 5:16 का। 5:16 का रेशियो है। पूछा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई, लंबाई परिमाप का अनुपात बताया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है। दोस्तों एक बात बताना, ये इसका L है, ये B है, तो इसके परिमाप की बात करूं तो परिमाप बताओ मुझे, क्या बोलोगे? L L B B, 2 कोष्टक L + B बोलोगे? यही बताया था आपको। ये कह रहा है कि जिसका लंबाई यानी L बटा इसका परिमाप 2 कोष्टक L + B का अनुपात है कितना? 5/16।
बात सही है। तो भाई 2 से आप काटोगे तो ये हो गया 8। तो क्या मैं इसको आगे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ L अपॉन L प्लस बी बराबर 5/8। किसी को दिक्कत है? यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब एक काम करें, हमें L और B का अनुपात निकालना है। तो यहाँ L, यहाँ पे L, एक L को कैंसिल कर दूँ तो अपना काम चल जाएगा। तो इसको उल्टा कर देते हैं दोनों पदों को, तो ये बनेगा L प्लस बी बटे L और इधर बन जाएगा 8/5। कितना बन जाएगा? 8/5। तो L जो बटे की राशि है वो दोनों संख्याओं के नीचे होती है। मतलब जो भी हर में संख्या होती है वो अंश में जितनी संख्या विद्यमान होंगी सभी के नीचे होगा। तो आप इसको L बटे L प्लस B बटे L बोलना चाहोगे और बराबर में 8/5। तो बताओ L से L कटा तो कितना आया? 1। तो दोस्तों एक बात बताइए मुझे आप, B बटा L और प्लस का 1 है उधर ले जाओगे तो 8/5 में से 1 गया तो बताओ 5 एकम 5, 8 में से 5 गया तो 3/5 आ गया। क्या आ गया? 3/5। और पूछा है क्या? लंबाई और चौड़ाई, यानी L अनुपात B पूछा है तो 5:3 हो जाएगा। 5:3 हो जाएगा। समझ में आया? 5:3 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है किसी आयत के विकीर्ण तथा क्षेत्रफल की माप। ये आयत है, बोल रहा है इसका विकीर्ण और क्षेत्रफल। विकीर्ण है भाई 25 और क्षेत्रफल बताया 168। क्षेत्रफल बता रहा है 168। पूछ रहा है क्या? आयत की लंबाई। ये भुजा इसकी लंबाई कहलाएगी और ये इसकी चौड़ाई। आपको क्या पूछा है? लंबाई और चौड़ाई के बारे में। तो दोस्तों एक बात बताओ, आप इस क्वेश्चन को क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हो लंबाई गुणा चौड़ाई और 168 बराबर करते हो। ये विकीर्ण का सूत्र लंबाई प्लस चौड़ाई का अंडर रूट के बराबर 25 होगा। बहुत लंबा पड़ेगा। क्या आपको ट्रिपलेट पता है? भाई बहुत बार बता चुका हूँ और कहा था कि ये हर जगह काम आएंगे। आपको बोला था 3 4 5 5 12 13 बताया गया था। 7 24 25 ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है और यही ट्रिपलेट कहलाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये आपका टोटल आयत था और इसका ये डायगोनल विकीर्ण था, तो यहाँ 90 डिग्री तो होता ही है। तो ये इसका आधार हो गया, ये इसका लंब हो गया, ये इसका कर्ण हो गया। तो आप कर्ण, लंब और आधार के बारे में, कर्ण यदि आपके पास 25 है तो आपको बता दें कर्ण 5 हो तो आपका लंब और आधार ये होंगे, कर्ण 13 हो तो ये दोनों होंगे और कर्ण ये हो तो ये दोनों होंगे। तो दोस्तों एक बात बताओ, ये छोटा है तो 7 और ये बड़ा है तो 24। क्या मैं कह सकता हूँ? बात तो सही है। बोला सर 24 इसका लंबाई हो गया, चौड़ाई इसका 7 हो गया, कर्ण 25 है। क्या क्षेत्रफल होता है? क्षेत्रफल यानी लंबाई गुना चौड़ाई। 24 और 7 को गुना करो, 7 चौका 28, 2 7 दूनी 14 2 7 दूनी 14 2 16, 168। बात तो सही है। तो बताओ पूरा सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसने पूछा उसकी लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों लंबाई कितनी होगी? 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। लंबाई कितनी हो जाएगी? 24 सेंटीमीटर। आगे देखिए, एक बार वेट कीजिए। 5वां क्वेश्चन है, एक खेल का मैदान आयताकार है। उस मैदान की भूमि को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 1000 रुपये खर्च किए। उस मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है। यदि मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दी जाए तो कुल कितने रुपए खर्च होंगे? ध्यान देना दोस्तों, आप लोगों ने यदि पिछले वाला वीडियो जो कोऑर्डिनेटर चतुर्भुज का डाला था वो यदि आपने देखा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया था कि यदि मान लो इसका परिमाप आपको ज्ञात करना है तो परिमाप के लिए बताया था कुल खर्चा बटे प्रति इकाई। प्रति इकाई, इकाई कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकती है। और यदि इसका क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों तो क्षेत्रफल के लिए क्या बताया था? कुल खर्चा बटे प्रति वर्ग इकाई। प्रति वर्ग इकाई आपको भी पता है कि क्षेत्रफल की जो भी इकाई होती है, आप क्षेत्रफल का मान जो भी डिनोट करते हो वो वर्ग इकाई में डिनोट करते हो और परिमाप प्रति इकाई में डिनोट होता है। तो दोस्तों आपको जो इकाई दे रखी है वो प्रति इकाई है या प्रति वर्ग इकाई है? तो आप बोलोगे प्रति वर्ग इकाई है। तो बताओ क्षेत्रफल निकलेगा या परिमाप? तो क्षेत्रफल निकलेगा। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। और ये बताया कुल खर्चा है 1000। कुल खर्चा बटे प्रति वर्ग 25 पैसे, पैसे को रुपए बदलो 1/4, 4 ऊपर गया
तो ये बन गया 4000। बात सही है। तो बताओ लंबाई गुणा चौड़ाई, उसका क्षेत्रफल 4000 आ चुका है। जहाँ कह रहा है कि चौड़ाई 50 है, लंबाई ऐसे कैसे, चौड़ाई 50 है और बराबर में है 4000, तो बताओ उसकी लंबाई दोस्तों कितनी आ गई, 80 सेंटीमीटर, 80 मीटर आ गई। कितनी आ गई, 80 मीटर। फिर कह रहा है कि यदि मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दे, 20 को और 80 को जोड़ो तो अब कितनी मीटर हो गई, 100 मीटर हो गई। तो पूछा है खर्चा कितना होगा, तो दोबारा से आपको क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि क्षेत्रफल भी तो खर्चा हो रहा है प्रति वर्ग इकाई। क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई है 100, चौड़ाई है कितनी, देखना भाई चौड़ाई कितनी बताई 50, क्षेत्रफल बन गया 5000। और किस दर से निकाल रहे हो खर्चा, वो कह रहा है 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर। एक मीटर वर्ग मीटर का 25 पैसा है, तो 5000 के लिए आप 25 पैसे मतलब 1/4 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा भाई 1250 आ जाएगा। कितना खर्चा होगा दोस्तों, 1250। आगे देखिए क्वेश्चन, छठे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। Q एक आयत ABCD के अंतर्गत एक बिंदु है। एक ABCD एक आयत है और इसके अंतर्गत कोई एक बिंदु Q है। क्या है, Q। और कह रहा है QA बराबर 3, QA बराबर है 3। कह रहा है QB बराबर है 4, QB बराबर है 4, QC बराबर है 5, QC बराबर है 5। और पूछ रहा है QD, इस QD की लंबाई कितनी होगी। ये क्वेश्चन नंबर है छठा। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा पॉइंट आप लोगों को बता चुका हूँ कि आयत के अंतर्गत कहीं पर भी एक बिंदु है, उस बिंदु से यदि आप सभी शीर्षों को मिलाते हो तो वहाँ मैंने 2 कंडीशन बताई थी, एक भुजाओं को लेकर, एक उसके क्षेत्रफल को लेकर। अभी पिछले थोड़ी सी देर पहले ही ध्यान देना, वहाँ क्या बताया था, AQ का स्क्वायर प्लस QC का स्क्वायर बराबर होगा, AQ का स्क्वायर प्लस QC का स्क्वायर बराबर होगा BQ का स्क्वायर प्लस QD के स्क्वायर के बराबर होगा। तो दोस्तों मान रखिए और सोल्व किए। AQ मतलब 3 का स्क्वायर हो गया, QC मतलब 5 का स्क्वायर हो गया, BQ 4 का स्क्वायर हो गया और QD आपको याद करना है। तो क्या करें, 3 का हो गया 9, 16, ये हो गया 9, ये हो गया 25, 4 चौक 16 को इधर ले आओ और ये बच गया QD स्क्वायर। तो बताइए 9 ऐसे गई, 25 में 16 गए तो 9 और 9 9 कितने हो गए 18। QD स्क्वायर बराबर 18 है, तो बताओ QD की वैल्यू आ गई √18, √18। 18 को आप 9 गुना 2 लिख सकते हो, यानी 9 गुना 2 और 9 का वैल्यू पूरा निकलता है, तो 3√2 उसकी लंबाई आ जाएगी, 3√2 उसकी लंबाई आ जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से, आसान सा क्वेश्चन है 7वां भी। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि 4 मीटर और 3 मीटर भुजाओं वाले आयताकार पार्क में रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई की छड़। भाई साहब याद हो तो बताना, अधिकतम लंबाई की छड़ मतलब उसका विकिरण। एक 4 भुजा है और एक 3 है और पूछा है इसका मान, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। और विकिरण की लंबाई निकालने का सूत्र बताया था मैंने, क्या, √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई कितनी है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इसका लगा दिया √ ये हो गया √16 प्लस 9 बराबर √25 और 25 का मतलब 5। तो बताओ कितने सेंटीमीटर मीटर रख सकते हो, 5 मीटर की सबसे अधिकतम छड़ की लंबाई रखी जा सकती है। और वैसे भी आप बताओ, ये 90 डिग्री है तो ये ट्रिपलेट बन जाएंगे, 3 4 5 समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट होते हैं। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। आगे देखिए 8वें नंबर का क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है कि एक आयताकार पार्क है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच, लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात है 3:2। तो x से गुना कर दिया, भुजा बना दी 3x और 2x। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क की बाउंड्री के चारों, मतलब ऐसे हो, पार्क की बाउंड्री के चारों ओर साइकिल चलाकर 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। भाई वो यहाँ से चलता है, यहाँ चलकर वापस यहाँ इसी बिंदु पर आ जाता है, इसका मतलब वो परिमाप चल रहा है, उसके द्वारा चली गई दूरी क्या है दोस्तों, आयत का परिमाप। 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। तो पार्क का क्षेत्रफल के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता। तो बताओ परिमाप कैसे निकालें। परिमाप
कैसे निकालें। एक भाई साहब यहाँ से चलता है और वापस यहीं आ जाता है और वो चल रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। चाल दे रखी है तो दूरी निकाल लें। थोड़ी देर के लिए ध्यान दें, दूरी कैसे निकालें, चाल गुना समय होता है, चाल गुना समय। चाल उसने बताई 12 किलोमीटर प्रति घंटे की और 8 मिनट, मिनट को घंटा बना तो 60 से गुना कर दिया, 60 का भाग लगा दिया। भाई ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मिनट थी, मिनट को घंटे बनाया तो 60 का भाग लगा दिया। 4 दूनी 8 और 15 चौक 60, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 दूनी 8, 8/5। तो बताओ उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 8/5 किलोमीटर। और किलोमीटर को मीटर में ले जाऊँ तो गुना 1000 कर दूंगा, 1000 से गुना करोगे तो 8 दूनी 1600 मीटर की दूरी वो तय करता है। कब भाई, एक पूरे चक्कर लगाने में। तो एक पूरा चक्कर मतलब परिमाप, और परिमाप बराबर दिया 1600। परिमाप बराबर कितना आ गया, 1600। और परिमाप का मतलब होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, 3 और 2 5x बराबर में है 1600। तो भाई x 5 दूनी 10 हो गया बराबर 1600। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1600/10, और आप बोलोगे 160। x की वैल्यू 160 है, पूछा है उसने इसका क्षेत्रफल। x की वैल्यू 160 है तो 160 को 2 से गुना करा, 16 दूनी 32, ये 320 हो गया। और ये 16 दूनी 32, 16 × 48, ये कितनी होगी, 480 होगी। क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुना चौड़ाई। बताओ लंबाई कितनी होगी, 480 हो गया, और चौड़ाई कितनी होगी, 320 होगी। और मल्टीप्लाई करा तो दोस्तों आगे 1,53,600, 1,53,600, 1,53,600। बात समझ में आई होगी। आगे चलिए, नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि 30 मीटर लंबे और 17.5 मीटर चौड़े, 30 मीटर लंबे और 17.5 मीटर चौड़े आयताकार प्रांगण में पत्थर बिछाने के लिए आप इसमें पत्थर बिछा रहे हो छोटे छोटे माप के, और उन छोटे छोटे माप के जो है वो उनका 2.5 मीटर गुना 2 मीटर, अर्थात लंबाई 2.5 मीटर की है और चौड़ाई 2 मीटर की है। ऐसे कितने पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप क्या करें, टोटल आयत का क्षेत्रफल निकालें। उस टोटल आयत के क्षेत्रफल में एक पत्थर के क्षेत्रफल का भाग लगा दे तो पत्थरों की संख्या आ जाएगी। तो पत्थरों की संख्या कैसे निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालिए टोटल, 17.5 गुना 30, लंबाई गुना चौड़ाई हो गया भाई। इसमें एक पत्थर का जो क्षेत्रफल बने उसका भाग लगा दो, 2.5 गुना 2, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 × 175 हो गया, 2 से काटा 15, 15 से 105। बताओ टोटल कितने पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, 105 पत्थरों की आवश्यकता पड़ने वाली है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार मैदान की चौड़ाई तथा लंबाई, एक आयताकार मैदान की चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात है 3x 3:4। तो 3 चौड़ाई को 4, ऊंचाई को लंबाई को बोल दी। यदि उस मैदान का क्षेत्रफल है 1/12, क्षेत्रफल है 1/12 हेक्टेयर, 1/12 हेक्टेयर है, तदनुसार उस मैदान की चौड़ाई क्या होगी। क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई गुना चौड़ाई, बात सही है, 1/12। हेक्टेयर होता है, हेक्टेयर को आपको मीटर में या सेंटीमीटर में बदलना आना चाहिए। तो आपको एक बात तो पता होगी कि यार एक हेक्टेयर में जो वैल्यू होती है वो होती है 10,000 मीटर वर्ग मीटर। एक हेक्टेयर में जो वैल्यू होती है वो 10,000 वर्ग मीटर होती है। एक हेक्टेयर में कितनी होती है, 10,000 वर्ग मीटर। तो भाई 1/12 के लिए इसको 10,000 से गुना कर दिया और सोल्व किया। 16 से गुना करोगे 4 × 3 = 12 हो गया, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2500। तो ये आपका आया 2500/3, 2500/3। और लंबाई है आपकी 4x गुना 3x, लंबाई गुना चौड़ाई 4x गुना 3x, 4 × 3 = 12, 12 x स्क्वायर बराबर में है 2500/3। और ये गुणा की राशि बटे में आएगी तो 12 यहाँ पे हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से 12 हटा दिया तो x की वैल्यू निकाली तो अंडर रूट
2500 बटे में 12 दूनी 12 थी 36। 2500 का वर्गमूल देखिए 50 होता है और 36 का कितना होता है 6 होता है। x की वैल्यू 6 है, उसने पूछी है उसकी चौड़ाई क्या होगी। चौड़ाई बोले तो 3x, यानी 3 गुना x की वैल्यू 50 बटे 6। 2 से काटा 3 दूनी 6, 2 से काटा 25। तो बताओ कितनी है उसकी चौड़ाई, 25 मीटर। कितनी चौड़ाई है, 25 मीटर चौड़ाई है। ठीक है दोस्तों, अब आगे फिर से एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे मैं और भी अच्छा आप लोगों के लिए मैटर तैयार कर सकूं। जब तक के लिए धन्यवाद।